नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूसेट 2024 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जो कि आगामी यूजीसी नेट के परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कई राज्यों में यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम ही सेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसलिए जहां भी आपको सेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मिले, उसको भी आप नेट एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूर पढ़ें, क्योंकि जितने भी तरीके के प्रश्न पत्रों को आप हल करेंगे, पैटर्न को समझेंगे, उतना ही आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे, अपना स्व मूल्यांकन कर पाएंगे। तो हमने इस प्रश्न पत्र पर अलग अलग वीडियोज में चर्चा की हुई थी, लेकिन यहाँ पर हम एक साथ उसको संकलित किए हुए हैं ताकि आप इधर उधर न भटकते हुए एक बैठक में पूरे प्रश्नों को देखें और उनके उत्तरों को समझें। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आखिर तक अपने लिए इस पूरे वीडियो लेक्चर यानी क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, यथार्थ में छायावाद भाव राज्य की वस्तु है, उसमें केवल संकेत से ही काम लिया जाता है। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये किसका कथन है हमें बताना है। आप भी अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि आखिरकार किसका मानना था कि यथार्थ में छायावाद भाव राज्य की वस्तु है, उसमें केवल संकेत से ही काम लिया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे। जैसा कि आप जानते हैं कि छायावाद में मुकुटधर पांडे का नाम आता है, और नामवर सिंह की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। एक पत्रिका थी शारदा नाम की पत्रिका, जो कि उस जमाने में जबलपुर से निकला करती थी, उसमें सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया गया था। तो किसका मानना था कि यथार्थ में छायावाद भाव राज्य की वस्तु है? हो सकता है कि आगे के एग्जाम में इतना दूर तक ही सवाल पूछ लिया जाए। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपके लिए नया रहा होगा, जरूर इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी दिया हुआ है। तो इस एग्जाम में आपके लगभग 95% जो सहपाठी या फिर साथी रहेंगे, वो शुक्ल जी पर एक बार जरूर क्लिक करना चाहेंगे। लेकिन जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो अब एकदम से क्लियर हो जाएंगे कि मुकुटधर पांडे का मानना था कि यथार्थ में छायावाद भाव राज्य की वस्तु है, उसमें केवल संकेत से ही काम लिया जाता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। उक्त कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये कोटेशन जो पूछा गया या फिर जो कथन है, आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि हमने श्रद्धा भक्ति निबंध में इसको कहीं न कहीं पढ़ा हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। माने कि अगर आपको किसी से प्रेम होता है और कोई पूछे कि किस कारण आपको प्रेम हुआ है, तो शायद आप बता पाएंगे। हालांकि जब आप निबंध पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि पहले रूप के आधार पर आप उस व्यक्ति विशेष के तरफ आकर्षित होते हैं, फिर धीरे धीरे प्रेम होना शुरू कर देता है। वो आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है। और जब आप प्रेम में रहते हैं तो स्वप्न में रहते हैं। और श्रद्धा और प्रेम भक्ति इन सब में बड़ा बारीक तरीके से अंतर किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इससे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्य शरीर है, उक्त परिभाषा किस कवि ने दी है? हालांकि यहाँ पर अगर आचार्य होता तो ज्यादा बेहतर होता। सवाल पूछा गया कि इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्य शरीर है, उक्त परिभाषा किस आचार्य की है या फिर कवि ने दी है? ऑप्शन दिया गया है भामह, दंडी, रुद्रट, राजशेखर। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, किस बात को कहने वाले हैं? ऑप्शन बी, दंडी का यह कथन है कि इष्ट अर्थ देने वाली पदावली ही काव्य का शरीर है, उसको हम काव्य मान सकते हैं। यानी कि काव्य लक्षण से रिलेटेड ये प्रश्न रहा है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, जो कि सुमेलित पर आधारित है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी गई हैं रस चंद्रोदय, काव्य सरोज, कृष्ण चंद्रिका, अलंकार चंद्रोदय। तो इसमें हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब यहाँ पर क्या है या फिर सुमेलित कौन है। तो सबसे पहले हम मिलान करते हैं। रस चंद्रोदय जिसके रचनाकार हैं यहाँ पर
कवींद्र नाम के कवि हैं। काव्य सरोज के रचनाकार हैं श्रीपति। इसके बाद है कृष्ण चंद्रिका के रचनाकार हैं वीर। अलंकार चंद्रोदय के रचनाकार हैं रसिक सुमित। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है। आगे के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि जिन भी रचनाकारों का नाम दिया गया है वो रचनाकार शायद ऐसे ही परीक्षाओं के लिए बने हुए हैं, मुख्य धारा के अंतर्गत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी चकमा देने के लिए इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुजान चरित्र में कब से कब तक की घटनाओं का वर्णन है? तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि सुजान चरित्र, या फिर कई जगह पर सुजान चरित भी लिखा रहता है और इसके कवि कौन है आपके मन में जरूर आ रहा होगा, और ये किस तरीके का काव्य है। रीतिकाल में लिखा गया काव्य है, लेकिन वीर प्रधान काव्य है एक तरीके से। तो सुजान चरित्र में कब से कब तक की घटनाओं का वर्णन है, हमें बताना है। यह भी प्रश्न आपको नया दिखाई पड़ रहा होगा। ऑप्शन दिया गया संवत 1800 से लेकर संवत 1810 तक की, 1801 से लेकर 1811, 1802 से लेकर 1810, 1800 से लेकर 1809 ईस्वी के बीच में। तो ऑप्शन सब दिए गए हैं इधर उधर, हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है ऑप्शन सी, संवत 1802 से लेकर 1810 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। अगर इसमें आप ईस्वी में देखना चाहते हैं तो आपको 1802 में से 57 घटाना पड़ेगा, इसके बाद जो भी आएगा वो ईस्वी में हो जाएगा। तो दोनों एंगल से देखने का प्रयास कीजिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है सुमेलित पर आधारित ही प्रश्न है। पूछा गया कि निम्न रचनाकार और उनकी कृतियों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। पंडित गौरीदत्त रानी केतकी की कहानी, ईश्वरी प्रसाद और कल्पावराय वामा शिक्षक, श्रद्धाराम फुल्लौरी भाग्यवती, गोपाल राम गहमरी देवरानी जेठानी। तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन सी कृति सुमेलित है किस वर्ष में। कुछ चीजें आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर रानी केतकी की कहानी दिया गया है, जो कि गौरी दत्त की रचना में नहीं शामिल है। किसकी रचना है आपके लिए होमवर्क है। वैसे आप तुरंत जान गए उनकी, इंशाल्लाह खां से इनको जोड़ा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए गोपाल राम गहमरी का भी जो दिया हुआ है वो भी देवरानी जेठानी की कहानी यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ घालमेल हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि रानी केतकी रचनाओं के आधार पर हम यहाँ पर मिलाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो रानी केतकी की कहानी सही जवाब हो गया 1803 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद जो इसमें हमें मिलान करना है वो है वामा शिक्षक, जो कि 1872 ईस्वी में, भाग्यवती जैसा कि आप जानते हैं 1873 ईस्वी में, देवरानी जेठानी की कहानी सन 1901 ईस्वी में। तो इसके हिसाब से जो यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है कि आपका ए का 2 होना चाहिए, फिर बी का होना चाहिए 4, ठीक, इसके बाद सी का होना चाहिए 1 और डी का होना चाहिए 3। तो 2, 4, 1, 3 देखते हैं किसमें है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेखकों का नाम जरूर इधर उधर हुआ है, लेकिन रचनाओं का जो प्रकाशन वर्ष है वो भी आप देखिए यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक। आगे आप करेक्ट कर लेंगे कि देवरानी जेठानी किसकी कहानी है, ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी रचना किसकी है? भाग्यवती का सही है, वामा शिक्षक का सही है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, सुमेलित पर आधारित। बंकिम चंद्र चटर्जी, सुब्रमण्यम भारती, विष्णु शास्त्री, चिपलंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है कि आखिरकार ये सभी जो रचनाकार हैं वो किस भाषा से संबंधित है, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी किससे हो गए? बांग्ला से हो गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी से। सुब्रमण्यम भारती इनका संबंध किससे हो गया? तमिल से। इनको तमिल का प्रेमचंद भी कहा जाता है। मैं प्रेमचंद जयंती पर जरूर नाम लिया हुआ था सुब्रमण्यम भारती का, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विष्णु शास्त्री चिपलंकर, जहां भी किसी के नाम के अंत में कर लगाओ, जैसे सचिन तेंदुलकर, अजित अगरकर, कर शब्द लगा हुआ है तो ये मानकर चलिए कि वो मराठी का होगा। खुद वहां पर एक खास रचनाकार है विजय तेंदुलकर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है कि ए का हो गया 2, फिर बी का हो गया आपका 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जो कि कथन पर आधारित है। पूछा गया युद्ध सर्वनाश
मेरी दी हुई विद्या सहस्त्रों बलिदान लेगी, क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है, मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। उक्त कथन संबंधित है तमस, एक और द्रोणाचार्य, अंधा युग, झूठा सच। तो ये कथन किससे लिया गया है हमें बताना है। आपके पाठ्यक्रम में भी है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। सही जवाब है ऑप्शन बी, एक और द्रोणाचार्य नाम की जो रचना है उसका ये कथन है कि युद्ध सर्वनाश, मेरी दी हुई विद्या सहस्त्रों बलिदान लेगी, क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है, मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। किसका कथन है? एक और द्रोणाचार्य नाम का जो नाटक है उससे लिया गया है। किसका नाटक है आपके मन मस्तिष्क में जरूर आना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि आप दोबारा से री एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मार्के का कथन है कि प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, पंत से सीखा जाएगा, निराला पढ़े जाएंगे। कथन के लेखक हैं, ऑप्शन दिया गया डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञे, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी। तो किसका मानना है कि प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, पंत से सीखा जाएगा, निराला पढ़े जाएंगे? आप इन क्रियाओं पर ध्यान दीजिए, पढ़ाए, सीखा, पढ़े। ठीक है, तो किसका कथन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जो कि न सिर्फ कवि थे बल्कि उन्होंने आलोचना भी लिखी हुई है। और संयोग की बात यह है कि अज्ञे की आलोचना दृष्टि पर काम करने का मौका मिला है, हमारी पीएचडी का भी टॉपिक रहा है, अज्ञे और मुक्तिबोध के आलोचना कर्म का तुलनात्मक अध्ययन। तो वहीं से एक क्वेश्चन उठा लिया गया कि प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, पंथ से सीखा जाएगा, निराला पढ़े जाएंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, अज्ञे। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अंधेरा है यह वह स्थल है जहां मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। उक्त पंक्तियां संबंधित है तमस, महाभोज, अंधायुग, आगरा बाजार। तो ये जो कथन लिया गया है इसमें आप देख रहे हैं कि दुर्योधन की बात की गई, अंधेरे की बात की गई है। तो सामान्य तौर पर सही जवाब है ऑप्शन सी, अंधायुग से इस कथन को लिया गया है, ये पंक्तियां वहीं से। आगे बात करते हैं हम। अगला जो प्रश्न है जो कि स्थापना और तर्क पर आधारित है, हमें बताना है। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूं। पूछा गया कि ध्वनि में बौद्धिक तत्व और रस में केंद्रित तत्व की अपेक्षाकृत प्रधानता अनिवार्य रूप से रहती है। रीतिकाल में रसवाद के शुद्ध मानसिक प्राकृतिक आनंद की अपेक्षा ध्वनिवाद के बौद्धिक आनंद की प्रमुखता पाई जाती है। सही विकल्प का चयन हमें यहाँ पर करना है कि आखिरकार सही बात कौन सी है। कहा गया कि ध्वनि में बौद्धिक तत्व और रस में केंद्रित तत्व की अपेक्षाकृत प्रधानता अनिवार्य होती है। ठीक है, और बताया गया कि रीतिकाल में रसवाद के शुद्ध मानसिक प्राकृतिक आनंद की अपेक्षा ध्वनिवाद के बौद्धिक आनंद की प्रमुखता पाई जाती है। दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सत्य है। सही जवाब है ए और बी, दोनों क्या है? सत्य है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि पश्चिमी नवजागरण अपने को मध्यकालीन चेतना से व चर्च के चंगुल से मुक्त करता है, भारतीय नवजागरण अतीत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नवजागरण की बात की गई है, एक तरफ पश्चिमी नवजागरण है, दूसरी तरफ भारतीय नवजागरण, इन दोनों में तुलना की गई है। जहां पर बताया जा रहा है कि पश्चिमी नवजागरण अपने को मध्यकालीन चेतना व चर्च, जैसे इधर मंदिर है वैसे ही चर्च के चंगुल से मुक्त करता है। नवजागरण का मतलब यह कि आपको नए सिरे से जगाने का काम करना, आपकी चेतना को प्रगतिशील बनाना। तो कहा गया कि पश्चिमी नवजागरण तो मध्यकालीन चेतना से और चर्च के चंगुल से मुक्त करता है। इस बात को क्या माना जाए? ये बात सत्य है। भारतीय नवजागरण अतीत से जुड़ा हुआ है, यह भी बात क्या है? यहाँ पर सत्य है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, ए और बी दोनों क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से रेखा चित्र है, बोलती प्रतिमा, जो भूला न जा सके, मंटो मेरा दुश्मन, प्रेमचंद घर में। तो कुछ रचनाएं जो कि आपके पाठ्यक्रम से भी जुड़ी हुई हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेमचंद घर में है, मंटो मेरा दुश्मन, जो भूला न जा सके, बोलती प्रतिमा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, प्रतिभा की जगह प्रतिमा होना चाहिए। और जब मैं आप सभी के सामने इन रचनाओं का नाम ले रहा हूं तो इनके रचनाकार स्वतः आपके मन मस्तिष्क में आने चाहिए, तभी ये माना जाए कि आप री एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, और आप लोग तैयार भी हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं रचनाकारों का नाम लिख देता हूं जिससे कि आपको कोई थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए। रेखा चित्र आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ए जो ऑप्शन है वही रेखा चित्र है। भले इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन दिए गए हैं,
लेकिन रेखा चित्र के रूप में है बोलती प्रतिमा। और बाकी रचनाएं जो भूला ना जा सके वो भी श्री राम शर्मा का है, वो संस्मरण के तौर पर है। और मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्रनाथ अश्क ने लिखा, वो भी संस्मरण है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की जीवनी तो लिखी है, लेकिन ये जीवनी जो है वो संस्मरण विधा में ये याद करते हुए लिखा हुआ है। तो ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो संस्मरण में है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो रेखाचित्र के अंतर्गत है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा स्टार करके रख सकते हैं अपने पास, लेकिन मानकर चलिए कि इसी तरीके का प्रश्न अगर यूजीसी नेट में आ जाता है तो आप क्या करेंगे? आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आप का ज्यादा टाइम लेते हैं, आप माथा पच्ची करते हैं, क्योंकि सही करने का उद्देश्य रहता है। तो ऐसे कभी कभी आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि बैट्समैन तैयार नहीं होता है, लेकिन गेंदबाज बॉलिंग लेकर दौड़ता है, फिर उसको वो हाथ देकर रोक देता है और फिर गेंदबाज गुस्साते हुए वापस अपने बॉलिंग मार्क पर जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही, आपको घबराना नहीं, इस तरीके के प्रश्नों का भी सामना करना है। मैं चाहता तो इसमें कुछ हेर फेर कर सकता था, लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ही है कि केवल प्रश्न और आंसर नहीं, इस तरीके के भी क्वेश्चन को देखने। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? केवल ए होना चाहिए इसमें। अगर ऑप्शन में रहता तो सही जवाब हो जाता। आप लोगों के लिए एक होमवर्क और है, यहाँ पर देखिए लिखा गया कि मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्रनाथ अश्क का है, लेकिन एक रचना है मंटो जिंदा है। अगर इसको विद्यार्थी बताते हैं तो मुझे काफी खुशी होगी कि हाँ वो लोग मेरी बातों को ध्यान में रखते हैं। मान लीजिए कभी आ जाता है कि मंटो जिंदा है, किसकी रचना है? तो हमारे गंभीर विद्यार्थी कमेंट्स कर बताएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सुमेलित आधारित है। पंक्तियां दी गई हैं और कवि है। सबको केशव दास हरि नायक है श्रृंगार, नवरस में सिंगार रस सिरे कहत जब कोई, श्याम वर्ण ब्रजराज पति भाई है रतिबाक, रसनी सार सिंगार रस प्रेम सार सिंगार। तो कुल मिलाकर इन पंक्तियों को देखने से यही लग रहा है कि ये सब पंक्तियां कहीं कहीं रीतिकाल से जुड़ी हुई हैं। हमें बताना है कि भाई किसकी कौन सी पंक्ति, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जो मिलान करते हैं कि सबको केशव दास हरि नायक है श्रृंगार, आगे के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए। केशव दास की पंक्ति, नवरस में श्रृंगार रस सिरे कहत जब कोई, ये जो बात यहाँ पर कही गई है वो बात कही गई है पद्माकर द्वारा, तो बी का हो गया यहाँ पर 3। श्याम वर्ण ब्रजराज पति भाई है रतिबाक, ये जो ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है वेनी प्रवीण का, ठीक है। और रसनी सार सिंगार रस प्रेम सार सिंगार, सही जवाब है ऑप्शन देव का है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, ये भी एक तरीके से नया प्रश्न ही मुझे दिखाई पड़ रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां जीवनी है? शेखर एक जीवनी, वट वृक्ष की छाया में, स्मृति के झरोखे में, अपनी धरती अपने लोग। सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से 2 ऐसे विकल्प हैं जो कि जीवनी विधा के अंतर्गत है। शेखर एक जीवनी जीवनी नहीं है, क्या है? उपन्यास है, आप भली भांति इसको जानते हैं, आपके सिलेबस में भी लगा है। वट वृक्ष की छाया में, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीवनी के तौर पर है। अब किसकी रचना है? ये है कुमुद नागर करके रचनाकार, ठीक है। इसके बाद स्मृति के झरोखे में, जो कि भारत भूषण अग्रवाल की यहाँ पर उनके जीवनी के ऊपर आधारित है, बिंदु अग्रवाल ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है अपनी धरती अपने लोग। एक तरीके से आप देखेंगे कि ये रामविलास शर्मा के आत्मकथाओं का संग्रह, हालांकि 3 भागों में बटी हुई उनकी आत्मकथाएं। अपनी धरती अपने लोग, ये हो गया रामविलास शर्मा का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी और सी जो ऑप्शन है वो सही हो रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी। बी और सी जीवनी विधा के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि हे लड़कों, तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत संभाल कर रखो, मैला न होने पावे, बिगड़े नहीं, और जब उसे खोलो चौकसी से खोलो कि उसका पन्ना अंगुली के तले दबकर फट न जाए। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है फेरिक पिंकॉट, काशीनाथ खत्री, जॉर्ज ग्रियर्सन, राधा कृष्ण दास। तो ये कथन किसका? ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यूजीसी नेट एग्जाम की परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में आधुनिक काल की कुछ वीडियोज डाली हुई थी, और इसी उम्मीद से कि यहाँ से कई सवाल पूछे जाते हैं।
ये उसी आधुनिक काल से सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। फेरिक, जिसको कि हम फेडरिक पिंकॉट भी कहते हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए, उनका ये कथन है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध के उपशीर्षकों को क्रम से लगाइए। कविता क्या है निबंध आपके सिलेबस में लगा हुआ है और हमें शीर्षक देखने हैं कि सभ्यता के आवरण और कविता, भावना या कल्पना, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार। तो कविता क्या है निबंध किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन उसमें उपशीर्षक दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें यहाँ पर बताना है कि कौन पहले नंबर पे है, कौन उसके बाद है। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर है कि सभ्यता के आवरण और कविता पहले नंबर पे, फिर इसके बाद है कविता और सृष्टि प्रसार दूसरे नंबर पे, फिर है मार्मिक तथ्य, ठीक है, फिर इसके बाद है काव्य और व्यवहार, ठीक, इसके बाद है सबसे आखिर में जो है वो है भावना या कल्पना, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है, 1 3 4 5 2, ठीक। आगे जब भी आप एग्जाम में जाएं तो एक बार कविता क्या है के निबंध शीर्षकों को जरूर आप ध्यान में रखिए, जिससे कि आप परीक्षाओं में बढ़त बना लें। मैं इस पेपर को यहाँ पर क्यों आपके सामने रखा हूँ, पहला तो है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, और दूसरा ये है कि आप जब री एग्जाम में जा रहे हैं तो हो सकता है कि इस तरीके के प्रश्न आए, तो वहां पर आप बढ़त बनाकर रखें। अगला प्रश्न है कि संस्मरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सत्य कथन चुनिए। संस्मरण से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है, किसी स्मरणीय घटना या व्यक्ति की यादों को लेकर किया गया आत्मीय चित्रण संस्मरण कहलाता है। संस्मरण के लिए लेखक का स्मरणीय व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध होना आवश्यक नहीं है। यह जीवनी का लघु रूप है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित नए पुराने झरोखे एक सशक्त संस्मरण है। सुमन केसरी का संस्करणों के सुमन एक महत्वपूर्ण संस्मरण है। तो अलग अलग तथ्य दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कूट दिया गया है, कूट सब में अलग अलग दिया है, हालांकि आप यूजीसी नेट के सिलेबस में जाएंगे तो 3 कूटों को बार बार उसमें देखने को मिल रहा है। 3 ही 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें से 3 सही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किसी में 4 दिया है, किसी में 3 दिया है, किसी में कुछ किया है। देखिए इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है, कि पहला जो यहाँ पर सही है, किसी स्मरणीय घटना या व्यक्ति की यादों को लेकर किया गया आत्मीय चित्रण संस्मरण कहलाता है। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो कम्युनिटी सेक्शन में अक्सर मैं अपने संस्मरणों को लिखता रहता हूँ, ठीक है। तो जो यादें हैं उनको हम संभालते हुए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरी जो बात यहाँ पर है कि यह जीवनी का लघु रूप है, ठीक है, सही जवाब है ये भी। और कहा गया कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित जो नए पुराने झरोखे नाम की पुस्तक है या फिर रचना है वो संस्मरण है। तो सही जवाब हो गया 1 3 4, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित पर आधारित है, यात्रा वृत्तांत है और उसमें वर्णित स्थल दिया गया है। एक बूंद सहसा उछली, हरी घाटी, आखिरी चट्टान तक, चीड़ों पर चांदनी। तो हमें बताना है कि आखिरकार कौन सा ऑप्शन जो है सुमेलित है। इधर पूर्वी यूरोप, रांची झारखंड, यूरोप, दक्षिण भारत, ये सब स्थान दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित है। एक बूंद सहसा उछली, ये क्या है? यूरोप की इसमें घटनाओं का जिक्र किया गया है। हरी घाटी, हरी घाटी जो है वो संबंधित है रांची झारखंड से। फिर इसके बाद है आखिरी चट्टान तक, जो सुमेलित है दक्षिण भारत से। चीड़ों पर चांदनी, इसका जो संबंध यहाँ पर है ये है पूर्वी यूरोप से। तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर यहाँ पर बन रहा है ऑप्शन सी है। ए का 3, बी का 2 और सी का 4, डी का 1, ठीक है। इसको आप मिलान कर लीजिए, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। हमें बताना है कि भारतेंद्र युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में, जनवादी शब्द का प्रयोग आए तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि रामविलास शर्मा का यह कथन हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है जो कि पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड है, और खास तौर से जो पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं वो सब दलित पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड है। यहाँ पर हम मिलान करते हैं कि दलित अस्मिता का संपादन किसने किया?
पत्र प्रतिपल, पल प्रतिपल यहाँ पर होना चाहिए। किसने इसका संपादन किया? नागफनी। किसने संपादित किया? पर्शियंती। तो हम मिलान करेंगे, इधर नाम दिया गया जयप्रकाश करदम, सपना सोनकर, देश निर्मोही, विमल थोराट। तो इसका जो यहाँ पर कूट बन रहा है, दलित अस्मिता, विमल थोराट। विमल थोराट, सौभाग्य से मुझे जेएनयू में इनको देखने और सुनने का मौका मिला था। इनके जो हस्बैंड थे कभी यूजीसी से जुड़े हुए थे, और विमल थोराट शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इग्नू इत्यादि में जुड़ी हुई हैं। दलित अस्मिता नाम की पत्रिका का संपादन करती थी। तो एक का 4 हो गया। आप देख रहे हैं एक का 4 यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है। आगे के लिए हम ध्यान में रखते हैं कि पल प्रतिपल नाम का जो पत्र है या फिर पत्रिका है, इसके संपादक कौन हो गए? देश निर्मोही। नागफनी पत्र पत्रिका का संपादन किया है सपना सोनकर ने, और पर्शियंती का संपादन किया जयप्रकाश करदम ने। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि कविता संग्रह, यहाँ पर कविता संग्रह तो लिखा नहीं, लेकिन आप ये रचनाओं को देखते हुए तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि ये कविता संग्रह ही है। आओ न, पृथ्वी कल्प, यहां से देखो, तूस की आग। तो इसमें हमें मिलाना है कि आखिरकार कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आओ न किसका है? भवानी प्रसाद। आओ न किस, यहाँ पर किसकी रचना हो रही है? आओ न हो रहा है आपका शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का हो रहा है। पृथ्वी कल्प, पृथ्वी कल्प जो रचना है वो हो गया आपका गिरिजा कुमार माथुर। यहां से देखो, यहां से देखो जो रचना है वो हो गया आपका केदारनाथ सिंह। तूस की आग जो है भवानी प्रसाद मिश्र की। तो इसका अगर हम मिलान करते हैं तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी। 1 का 2 हो रहा है, मिलान कर लेते हैं आराम से। इसको आप अपने पे कर लीजिए क्योंकि खींचने में अंतर हो गया। ठीक है, 1 का 2 हो गया। पृथ्वी कल्प, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 हो गया। यहां से देखो केदारनाथ सिंह का 100%। तो उसकी आग हो गया भवानी प्रसाद मिश्र का। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कूट बन रहा है 2 1 4 3, 2 1 4 3, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जो कि मिलान पर आधारित है। हिंदुस्तानी व्याकरण, मैथिली शरण, त्रिशंकु, साहित्य का उद्देश्य किसकी रचनाएं हैं? तो साहित्य का उद्देश्य आप देख रहे हैं कि भाषण दिया था प्रेमचंद ने सन 1936 ईस्वी में भाषण दिया था प्रेमचंद लखनऊ में, जब प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता उन्होंने की। तो साहित्य का उद्देश्य डी का 3 होना चाहिए। यहाँ पर जो इसके सही होने की संभावना है बी हो रही है। यहाँ पर त्रिशंकु अज्ञेय की रचना है। त्रिशंकु नाम से मनु भंडारी ने भी लिखा है, लेकिन देखिए निबंध है मनु भंडारी त्रिशंकु, अलग विधा में उन्होंने लिखा है। मैथिली शरण नाम से जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन हो गए यहाँ पर? बी का यहाँ पर हो रहा है 4, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। इसलिए कभी भी मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड कोई कथन आए तो रामधारी सिंह दिनकर का अगर नाम है तो एक बार जरूर आपको ठहरना पड़ेगा। और हिंदुस्तानी व्याकरण नाम से लिखा बेंजामिन शुक्ल यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक नाम कुछ अंग्रेजी टाइप का लग रहा है। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। हिंदुस्तानी व्याकरण बेंजामिन का हो गया, मैथिली शरण रामधारी सिंह दिनकर, त्रिशंकु अज्ञेय, साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महायान अर्थात बड़ी गाड़ी के आरोहियों का दावा है कि नीचे ऊंचे छोटे बड़े सबको अपनी विशाल गाड़ी में बैठाकर निर्वाण तक पहुंचा सकते हैं, जहां ही ज्ञान वाले केवल सन्यासी और विरक्तों को आश्रय दे सकते हैं। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, ग्रियर्सन। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है कि महायान अर्थात बड़ी गाड़ी के आरोहियों का दावा है कि नीचे ऊंचे छोटे बड़े सबको अपनी विशाल गाड़ी में बैठाकर निर्वाण तक पहुंचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और उपन्यासों का नाम है। हालांकि आप देखेंगे कि नए पैटर्न में उपन्यासों के पात्रों को केंद्र में रखा जा रहा है और पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उपन्यास ही है। तो सबसे यहाँ पर नाम जो दिया गया है सामर्थ्य और सीमा, बड़ी बड़ी आंखें, उसका बचपन, बहती गंगा। तो ये जो ये उपन्यास है इनके उपन्यासकार आपके मन मस्तिष्क में आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे होंगे तो थोड़ी सी चिंता की बात यहाँ पर है। सामर्थ्य और सीमा आप देखेंगे कि भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है और ये लिखा गया 1962 ईस्वी में। बड़ी बड़ी आंखें जो कि अश्क द्वारा लिखा गया उपन्यास है,
ये लिखा गया 1955 ईस्वी में। उसका बचपन कृष्ण देव बलदेव करके रचनाकार हैं, कृष्ण बलदेव, उन्होंने लिखा 1957 ईस्वी में। और बहती गंगा रुद्र करके रचनाकार हैं, काशिकीय रुद्र, जिन्होंने लिखा 1952 ईस्वी में। तो इस तरीके से हम अगर इसका मिलान करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे तो आता है डी, यहाँ पर डी आ रहा है। 25 का हम देख लेते हैं एक बार। 25 का जो सही जवाब हो रहा है यहाँ पर सी हो रहा है, ठीक है। तो पहले नंबर पे डी हो गया, फिर दूसरे नंबर पे बी हो रहा है, फिर तीसरे नंबर पे सी हो रहा है, और चौथे नंबर पर ए हो रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, आप सभी के कमेंट्स मुझे जरूर मिलने चाहिए कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं भी मानकर चलिए कि अगर यूजीसी नेट के एग्जाम में ऐसा ही पेपर बना दिया जाए तो जो भी विद्यार्थी री एग्जाम में जा रहे हैं वो कितना अच्छा कर पाएंगे, जिनका ऑलरेडी पहले बार एग्जाम में अच्छा पेपर गया था। देखिए यहाँ पर सवाल फिर से सुमेलित वाला ही पूछा गया। रचनाएं दी गई हैं, रचनाकार हैं देवावय पुराण, एकादशी कथा, जैमिनी पुराण, सत्यवती कथा। ऐसी रचनाएं जो कि हाशिए पर हैं, बहुत केंद्र में इनको नहीं पढ़ा जाता है, परीक्षाओं के लिए ही शायद इनको बनाया गया है। सत्यवती कथा तुरंत आपके दिमाग में आओ कि ईश्वर दास द्वारा लिखी गई है। डी का 4 हम यहाँ पर देखते हैं, दो जगह पर डी का 4 दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद हमें एक स्टेप और चलना पड़ेगा यहाँ पर मिलाने के लिए, ठीक। तो चलते हैं, बात करते हैं कि ए का 3 यहाँ पर हो गया भीम कवि। देवावय पुराण किसने लिखा? भीम कवि ने लिखा। एकादशी कथा नाम से लिखा है यहाँ पर, एकादशी कथा लिखा है सूरज दास ने। और जैमिनी पुराण किसने लिख दिया? पुरुषोत्तम ने। तो इस तरीके से जो आप कूट देख रहे हैं कि डी का 4 हो गया, सी का हो गया 2, बी का हो गया 3 और ए का हो गया यहाँ बी का हो गया यहाँ पर 1 और ए का हो गया 3। 3 1 2 4, 3 1 2 4 सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन सी, ठीक है। आगे के लिए जरूर इन रचनाकारों को ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं भी ये सब आ सकते हैं और खतरा भी उत्पन्न कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा है कि निम्न कहानियों का सही कालानुक्रम क्या होगा। कहानियां दी गई हैं और कालक्रमानुसार हमें बताना है। 2 बाकें, विपथिका, ठुमरी, शुकुल की बीवी। तो यहाँ पर आप देखिए जो रचनाएं हैं या फिर कहानियां हैं, इनके कहानीकार आपके मन में जरूर आने चाहिए। मैंने स्पेस आपके मन में छोड़ दिया है कि आप अपना दिमाग दौड़ाइए, रबर की तरह दौड़ाइए, जितना उसको फैलाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो देखते हैं यहाँ पर आपके दिमाग में कहानीकारों का नाम आ रहा होगा। ईयर लिख देते हैं हम। 2 बाकें जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ, विपथगा जिसका प्रकाशन 1937 में, ठुमरी का प्रकाशन हुआ 1959 ईस्वी में, और शुकुल की बीबी जो कहानी है 1941 में। ठीक है, आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि कौन कहानीकार है। बिल्कुल निराला, हर्षनाथ रेणु, अज्ञे और भगवती चरण वर्मा। तो देखिए इसका जो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन जो बनना चाहिए ए बी डी सी बनना चाहिए, ठीक है। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक कोस जमीन जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई ना। याद है उस बार तेगड़िया के पास सर्कस के जोकर और बंदर नचाने वाला साहब में झगड़ा हो गया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किसी कहानी का कथन है, ठीक है ना। तो किसका है? ऑप्शन दिया गया यहाँ पर ईदगाह, लाल पान की बेगम, राही, तीसरी कसम। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि तीसरी कसम नाम की जो कहानी है रेणु की हालांकि 2 कहानियां यहाँ पर दी गई हैं और मेले का जिक्र इत्यादि किया गया, लेकिन जैसे आप देखते हैं सर्कस कंपनी ये सब है और झगड़े वगड़े की बात होती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, तीसरी कसम, हीरामन और हीराबाई। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है तदीय सर्वस्व, वैश्वता और भारतवर्ष, मनोयोग, ग्रीष्म ऋतु। ये भी प्रश्न आप देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो आधुनिक काल है उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में, वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोयोग जो निबंध है वो किसका है? हमने इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर जरूर देखिए। यह है प्रताप नारायण मिश्र की, मिश्र का निबंध है मनोयोग, और बाकी जितने भी निबंध दिए गए सब भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि कहानियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अमृतसर आ गया है, सिक्का बदल गया, लाल पान की बेगम, अपना अपना भाग्य। तो हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। यहाँ पर आप भी दिमाग दौड़ाना शुरू करिए। सही जवाब है ऑप्शन बी,
DBCA पहले नंबर पर है, अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र का। और देखिए ये सभी कहानियां आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हैं। इसका मतलब है कि सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने तो बहुत पहले ही आप सभी से कहा था कि सिलेबस प्रिंट आउट करके अपने पास रखिए और संविधान की प्रति मान के उसको रोज एक बार रिवाइज कीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। वहीं से उसको उठा लिया गया है। दूसरे नंबर पे सिक्का बदल गया, फिर है तीसरे नंबर पे लाल पान बेगम, और अमृतसर आ गया हो गया चौथे नंबर पर। ठीक, अगर प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से देखें, थोड़ा बहुत आपके मन में आ रहा हो कि आखिरकार आप फटफट ऐसे कैसे कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत यहाँ पर न हो। ठीक, लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपना अपना भाग्य, जो कि ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। थोड़ा सा नया ढंग का है प्रश्न, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वभाव, और इधर दिया हुआ है रति, वात्सल्य, सख्य, मधुर, दास्य। इस तरीके का प्रश्न दिया गया है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत ऑप्शंस में गड़बड़ियां आई हुई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वात्सल्य रस का संबंध किससे है, सख्य किससे है, मधुर का किससे है, दास्य किससे है। दास्य संबंध हो गया अनुकंपा। डी का 3, आप देख रहे हैं कि डी का 3 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, डी का 3 यहाँ पर। इसके बाद आप देख रहे हैं वात्सल्य का जो यहाँ पर होना चाहिए। हालांकि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं थोड़े ऑप्शंस मिक्स नहीं कर रहे हैं सही से। ठीक है ना, हम देखते हैं वात्सल्य का संबंध किससे है। वात्सल्य का संबंध आपका होना चाहिए प्रेम से, एक का एक, सख्य जिसमें प्रीति, प्रेम और प्रीति का बड़ा अंतर किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। थोड़ा सा यहाँ पर हम चेक करते हैं इस आंसर को। ठीक है, और आप देख रहे हैं मधुर का संबंध किससे है, वो है कांत से। तो इसका जो यहाँ पर कूट बनना चाहिए, कूट जो बनना चाहिए वो क्या बन रहा है, जो मैं कूट यहाँ पर बना रहा हूं उसमें से कोई कूट नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं कि कितना एक क्लोज यहाँ पर या फिर ऑप्शन ऐसा दिया गया है। वात्सल्य का संबंध किससे होना चाहिए, वात्सल्य का तो पेरेंट्स का जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है वात्सल्य हो गया। ठीक है ना। इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा यहाँ पर हम होल्ड करते हैं। जो मुझे ऑप्शन यहाँ पर सही तक नजर आ रहा है वो ए होना चाहिए। ठीक है ना। कई जगहों पे लोग इसको सी भी मान रहे हैं। आप भी थोड़ा सा इस पे दिमाग दौड़ाइए। फिर भी हम देखते हैं अगर सी होगा तो कैसे होगा। ठीक है, सी अगर ऑप्शन को हम मानते हैं तो कैसे होगा। ए का यहाँ पर 3 हो रहा है, ए का 3 हो रहा है, तो यानी कि वात्सल्य का हो गया आपका। वात्सल्य में अनुकंपा कैसे होगा। ठीक है ना। तो देखिए ये थोड़ा सा हमें डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है। बाकी देखिए अनुकंपा जिसके ऊपर होती है वो दास्य भावना। मधुर, कांता सम्मित, कांता मतलब जो स्त्री है उससे जो संबंध हमारा मधुर ही होता है। सखा अगर दोस्त है तो उसका संबंध प्रीति से। वात्सल्य, इसका जो कूट होना चाहिए 1 2 4 3 होना चाहिए। 1 2 4 3 यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि सभी जीव साधारणतः 3 अवस्थाओं में रहते हैं, जागृत, सुषुप्त और स्वप्न। इन तीनों अवस्थाओं में कुंडलनी शक्ति जागृत अवस्था में रहती है। हमें बताना है कि इसमें कौन बात सही और कौन बात गलत है यहाँ पर। तो कहा गया कि जो 3 अवस्थाएं हैं बिल्कुल सही है, लेकिन जो कहा गया कि कुंडलनी शक्ति जागृत अवस्था में रहती है ये बात यहाँ पर डाउटफुल है। ठीक है, सही जवाब क्या हो रहा है, एक सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। अगला प्रश्न है निरूढ़ ब्रह्म को कियो समाधि, तब ही चले कबीरा साधु। तुर्क की राह खोज जब छाड़ी, हिंदू के कटनीते पुण्य सारी। किसकी पंक्तियां हैं हमें बताना है, कबीरदास, रज्जब, दादू दयाल, सुंदरदास। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी है, दादू दयाल द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। और आप जानते हैं कि दादू ने कबीर शब्द का प्रयोग खूब किया है। एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी कई बार संदेह हो जाता है कि कबीर की पंक्ति है कि दादू की। तो दादू ने कबीर की शब्द का प्रयोग अपने कविताओं में खूब किया है। इसलिए इस प्रश्न के माध्यम से जरूर ध्यान में रखिए कि दादू अगर ऑप्शन में है तो कबीर शब्द आया तो 1 मिनट आपको जल्दी में आंसर नहीं देना है, थोड़ा सा रुकना है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कालक्रम के अनुसार हमें बताना है
भारत बंधु, भारत जीवन, भारत सुदशा प्रवर्तक, भारत मित्र। तो भारत भारत करके देख रहे हैं कितना पत्र है यहाँ पर। हमें बताना है कि इनका क्रम क्या है। भारत बंधु आप देखेंगे 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारत जीवन 1884 ईस्वी में। भारत सुदशा प्रवर्तक 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भारत मित्र 1877 में। तो इस तरीके से इसका जो क्रम यहाँ पर बनना चाहिए, पहले नंबर पे होना चाहिए आपका ए। ठीक है, 34 का हम देखते हैं ए यहाँ पर सबसे पहले है, यहाँ पर भी है। फिर इसके बाद बनना चाहिए आपका डी, ए डी, फिर सी, फिर सबसे अंत में होना चाहिए बी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के बारे में क्या कहा? वक्रोक्ति को विचित्र अभिधा कहा, वक्रोक्ति को कवि व्यापार का स्रोत नहीं मानते, वक्रोक्ति को अपूर्व अलंकार कहा है, वक्रोक्ति को मूल सहजता का वक्रोक्ति को मूल सहजता मानते हैं। थोड़ा सा वाक्य यहाँ लड़खड़ाया हुआ है। फिर भी हम देखते हैं कि कुंतक जो कि वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने इसको विचित्र अभिधा कहा है। और कवि व्यापार का स्रोत मानते हैं, यहाँ पर नहीं लगने से वाक्य गलत हो रहा है। अपूर्व अलंकार कहा है, ये भी बात सही है। और सहजता का मूल मानते हैं, ये यहाँ पर क्या है, गलत है। यहाँ पर देखिए इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन सही हो रहा है। ए और सी, ए और सी ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। वर्ण दिए गए हैं ज, थ, ब, ड, इसके आधार पर हमें मिलाना है। ठीक है, तो मिलान जब हम करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होगा ए का होगा आपका ज है, तो ज का संबंध किससे हो गया, तालु से हो गया। फिर थ है, थ का हो गया आपका दंत से। ब का हो गया ओष्ठ से। और ड का हो गया मूर्धा से। तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी और डी, इसमें दोनों दिया गया है, इसमें से कोई एक आंसर आपको नीचे का लगाना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, अतसी पुष्प अलंकृत कारी शरद नील सरोरु रंजनी नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज जी कल कांति थी। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन दिया गया बिहारी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, घनानंद। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। और जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी रचना जो प्रिय प्रवास है, उसमें संस्कृत वर्ण वृत्तों का ज्यादातर प्रयोग किया गया है और संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया गया। आप देख रहे हैं कितना कठिन कठिन पंक्तियां हैं सब। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि घनानंद का वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतवृत्ति निरूपक है, वायार्थ निरूपक नहीं है। न तो बिहारी की तरह उसमें विरह को बाहरी माप से मापा है, न ही बाहरी उछल कूद दिखाई है। हमें बताना है कि किसका कथन है ये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र बच्चन सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि घनानंद का वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतर्वृत्ति निरूपक है, बाह्यार्थ निरूपक नहीं है। न तो बिहारी की तरह विरह की माप न तो बिहारी की तरह विरह को बाहरी माप से मापा जाता है, न ही बाहरी उछल कूद दिखाई दिए। अब आप देख रहे हैं बिहारी बाहरी बाहरी बिहारी, इसमें हो जा रहा है लोचा। तो देखिए कथन आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल का है, उन्होंने घनानंद और बिहारी दोनों का यहाँ पर मूल्यांकन करते हुए इस बात को कहा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है, काव्य दोष के आधार पर श्रुति कटुत्व, कठोर शब्द का प्रयोग, च्युत संस्कृत दोष, क्लिष्टत्व, स्वर शब्द वाच्य, हमें मिलान करना है कि किस किस के लिए। तो देखिए काव्य दोष से रिलेटेड हमने वीडियोज अपने चैनल पर रखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आगे भी इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्व शब्द वाच्य दोष किसमें पाया जाता है, वो दोष है रस संबंधी। डी का होना चाहिए 3। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी यहाँ पर 3 यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद हम मिलान करते हैं कि श्रुति कटुत्व दोष किसमें पाया जाता है, जिसमें कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें किसी चीज को सुनने में ही मतलब कड़वा लगे, कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है, श्रुति कटुत्व दोष। चित्त संस्कृत दोष,
का मतलब है कि व्याकरण के अनुसार अगर कोई गलतियां होती हैं तो वो चित्त संस्कृति दोष के अंतर्गत है। क्लिष्टत्व जो दोष है वो है दुरूह युक्त शब्द चमत्कारों का प्रयोग जब किया जाता है तो उसमें ये होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो मिलान हम करेंगे तो ए का 1 हो गया, फिर बी का हो रहा है 4, सी का हो रहा है आपका 2 और डी का हो रहा है 3। 1 4 2 3 सही जवाब हो गया ऑप्शन 1 4। यहाँ पर हम 1 मिनट और मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए थोड़ा सा यहाँ पर घाल मिल कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वो डी होगा। इस चीज को आप ध्यान। चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थिरन होगा, संध्या हो स्वर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं, आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि ये पंक्तियां किसकी हैं या फिर किस काव्य संग्रह से है। इसमें अलंकार पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो देखिए ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। आंसू नाम का जो काव्य संग्रह है उसी से इस पंक्ति को उठाया गया है और इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, रूपक अलंकार इन पंक्तियों में है। तो आगे अलंकार के दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखिए और किसकी पंक्तियां हैं वो आप समझ गए होंगे। चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थिरन होगा। देखिए रूपक के भी कई तरीके के रूप होते हैं रूपक अलंकार के। उसमें एक अलंकार है परंपरित अलंकार, जो कि परंपरित रूपक नाम दिया जा सकता है इसको, जिसमें आप देखेंगे कि कारण और कार्य के आधार पर जो चीजें निर्मित होती हैं वहां पर रूपक अलंकार, परंपरित रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा गया है कि चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र थिरन होगा। अगर लहर ही नहीं उठेगी तो समुद्र में स्थिरता आ जाएगी, वो स्थिर रहेगा। संध्या हो स्वर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा। तो ये पंक्तियां रही जयशंकर प्रसाद की आंसू काव्य संग्रह के माध्यम से। इनमें अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। आगे के लिए जरूर ध्यान रखिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। उपयुक्त पहेली का सही संकेतार्थ होगा। यानी कि यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि ये पहेली है और किसकी पहेली है, प्रश्न में ही इसका आंसर छिपा हुआ है कि खुसरो की ये पहेली है। अब हमें बताना है कि जो भी पंक्तियां यूज की गई हैं उनका अर्थ क्या है, किस अर्थ में हम इस पहेली को बूझें। पहले के लिए एक शब्द आता है बूझना शब्द, ठीक है। वैसे भोजपुरी में आप देखेंगे कि किसी भी चीज को समझने के लिए बूझने शब्द का प्रयोग किया जाता है कि इस चीज को आप बूझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो खास तौर से पहेली और बूझना दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाले शब्द हैं। ऑप्शन दिया गया है दिया बत्ती, आकाश, दर्पण, पायजामा। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। तो इसका जो संकेतार्थ है इस पहेली का वो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, पायजामा। ठीक है, जिसको कि हम पाजामा शब्द भी बोलते हैं। और अगर आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दूं तो ये शब्द किस भाषा से लिया गया है, अगर इसको आप कमेंट करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम अभ्यास करते हैं बल्कि हमारे जो गंभीर विद्यार्थी हैं उनके कमेंट्स भी काफी सार्थक होते हैं और परीक्षोपयोगी होते हैं। ठीक है, हमने तो देख लिया कि इन पंक्तियों का अर्थ पाजामा है और जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस उदाहरण को देख पाएंगे। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सही कथन चुनिए। पाश्चात्य दृष्टि काव्य में आनंदवाद की प्रतिष्ठा कराती है। भारतीय दृष्टि काव्य चर्चा कवि कर्म के रूप में न कर सिद्धांत निरूपण के रूप में करती है। भारतीय काव्यशास्त्र की मूल प्रकृति व्यावहारिक आलोचना में है। भारतीय काव्यशास्त्र का संबंध नाट्य तथा काव्य के समग्र स्वरूप से है। सही विकल्प का हमें चयन करना है। विकल्पों में आप देख रहे हैं कहीं पर 3 विकल्प सही बताए जा रहे हैं, कहीं पर 2 विकल्प सही बताए जा रहे हैं। और जो प्रश्न निर्मित किया गया है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है। अब हमें बताना है कि जो कथन दिया गया है इसमें से कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। हम इस प्रश्न को तभी समझ पाएंगे जब सब्जेक्टिव तौर पर हम किताबों को पढ़े रहेंगे। आप चाहें कि वन लाइनर किताबों को पढ़कर हम इस प्रश्न को हल कर पाए तो थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होगी, ज्यादती हो सकती है। देखिए बात कही गई कि पाश्चात्य दृष्टि
काव्य में आनंदवाद की प्रतिष्ठा कराती है। जैसे आप अरस्तु पढ़ेंगे, प्लेटो पढ़ेंगे, लॉन्जाइनस पढ़ेंगे, वहां पर भी आनंदवाद की बात की गई है। तो इसके माध्यम से जो इसका यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि जो ऑप्शन एक है वो तो सही है कि पाश्चात्य दृष्टि काव्य में आनंदवाद की प्रतिष्ठा कराती है। दूसरी बात यहाँ पर कही गई कि भारतीय दृष्टि काव्य चर्चा कवि कर्म के रूप में न कर सिद्धांत निरूपण के रूप में करती है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे उसमें कवि कर्म को लेकर, जैसे काव्य प्रयोजन को लेकर आप पढ़ेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं कवि कर्म को ही शामिल किया गया है। तो इसमें दोनों बातें हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि केवल सिद्धांत निरूपण के रूप में करती है। इस तरीके से कथन क्या हो गया, गलत हो गया। कहा गया कि भारतीय काव्य शास्त्र की मूल प्रकृति व्यवहारिक आलोचना में, सैद्धांतिक आलोचना में इसकी मूल प्रकृति रही अगर भारतीय काव्य शास्त्र की देखें। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि फला फला आचार्यों के सिद्धांत, ठीक है। व्यवहारिक आलोचना बाद में हिंदी आलोचना जब आई तब से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। और कहा गया आखिर में कि भारतीय काव्य शास्त्र का संबंध नाट्य तथा काव्य के समग्र स्वरूप से है। तो ये कथन यहाँ पर सही हो रहा है। इस तरीके से जो विकल्प यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 1 और 4। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्नों को पढ़ना है और उनका उत्तर देना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी का एक क्वेश्चन पेपर है उन्होंने ए आंसर दिया हुआ है। मैं उनको थैंक्सफुल कहूंगा कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में अपना एक पेपर भेजा है। और आप देखेंगे पेपर पूरा टेढ़ा मेढ़ा, आप देखेंगे इस तरीके से तो आपको लगेगा कि क्या यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन हमें कंटेंट पर ध्यान देना है। हमें किसी के रूप या फिर उसके स्वरूप पर नहीं जाना है, उसका जो अंदर का गुण है उसको ध्यान में रखते हुए श्रद्धा रखना है, ठीक है। श्रद्धा भावना से ही इस चैनल को आपको फॉलो भी करना है और अच्छा करके अपने जीवन में सफलता पाना है। देखिए यहाँ पर 1 और 4 दोनों सही हो गया। और क्यों सही हो रहा है चौथा, कहा गया कि भारतीय काव्य शास्त्र का संबंध नाट्य और काव्य के समग्र स्वरूप से है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला ही जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इसमें नाम भले इसका नाट्य शास्त्र है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो उसमें काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य दोष, इन सभी चीजों के बारे में बात की गई है। साथ में नाटक के बारे में भी बात है और रस का तो पूरा सिद्धांत ही स्थापित किया गया। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है उसी टाइप का कुछ टेढ़ा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि निम्न से सत्य कथन चुनिए। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से 3 ऑप्शन सही है कोई, ठीक है। इस विकल्प में आप देख रहे हैं कि बराबर दिया गया है, कोई 3 ऑप्शन सही है। अब कौन वो सही है हम उसको बताएंगे। कथन दिया गया कि प्राकृत भाषाएं संस्कृत शब्दों के मध्यवर्ती व्यंजनों का सघोष उच्चारण करती हैं। पैशाची प्राकृत कश्मीर में बोली जाती थी। द्रविड़ भाषाओं में ब्रज, अवधि आदि की अपेक्षा अड़ का व्यवहार अधिक होता है। प्राकृत में महाप्राणता की रक्षा की प्रकृति पाई जाती है। प्राकृतों में संस्कृत के संयुक्त स्वरों ऐ औ की लोप प्रकृति नहीं पाई जाती है। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन 3 ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। प्राकृत भाषाएं संस्कृत शब्दों के मध्यवर्ती व्यंजनों का सघोष उच्चारण करती हैं। हमने इस चैनल पर सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण जैसे ध्वनियों के बारे में चर्चा की हुई है। आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो दोबारा आप समय निकालकर जरूर देखिए। जैसे ही मैंने सघोष कहा, आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि कौन कौन से वर्ण हो सकते हैं। अघोष कहा तो तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए कि वो कौन कौन से वर्ण हो सकते हैं। अल्प प्राण कहा, इसके बहाने आपका रिवीजन भी हो रहा है, तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। महाप्राण कहा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो कौन कौन से होगा। हमने सूत्र के रूप में भी बताया है और बातों ही बातों में हमने पूरा लिख भी दिया। जो सचेत विद्यार्थी होंगे वो अपने नोटबुक पर लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सघोष का उच्चारण हो जाता है, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाता है। पैसाची प्राकृत कश्मीर में बोली जाती थी, ये बात सही है। यहाँ पर कहा गया कि द्रविड़ भाषाओं में ब्रज, अवधि आदि की अपेक्षा अड़ का व्यवहार अधिक होता है। द्रविड़ भाषाओं में मात्र मैंने एक शब्द सीखा जब मैं जेएनयू का विद्यार्थी था और हमारे साथ तमिल के विद्यार्थी पढ़ते थे, तो हमने पढ़ा वड़क्यम, जिसको कि नमस्कार प्रणाम के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो अड़ का व्यवहार अधिक होता है। ये तीनों कथन यहाँ पर क्या हो गए, सही हो गए। और जो चौथा पांचवा ऑप्शन है वो गलत है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है, 1, 2 और 3।
आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है जिससे कि आपके कहानी का मूल्यांकन हो पाएगा कि आपने कहानियों को कितनी गंभीरता से पढ़ा। प्रश्न पूछा गया, इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसे मगन था जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सहसवार है। उपरोक्त कथन किस कहानी का है? जिस भी विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन पेपर को भेजा है उसने यहाँ पर ईदगाह लिख दिया, लेकिन इसका सही जवाब ईदगाह नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ईदगाह, लाल पान की बेगम, अमृतसर आ गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि प्रेमचंद की कहानी है। दिलफगार और दिलफरेब की प्रेम की कहानी आपने अच्छे से पढ़ी होगी, हमने भी इस पे पहले डिस्कशन किया हुआ है। तो आपका दिमाग दौड़ गया होगा कि जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में क्वेश्चन पेपर हल करना और एक कमरे में, बंद कमरे में क्वेश्चन पेपर हल करना अलग अलग अनुभव को देता है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी विद्यार्थी ने भोला भाला लड़का को देखकर ईदगाह लगा दिया और उछल कूद अरबी घोड़े से हंसवार सब देखकर ईदगाह लगा दिया, और तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि इसका आंसर लोग ईदगाह ही बताते हैं, लेकिन आपके पास पुस्तक होगी, कहानी होगी, आप उसमें खोजिएगा। हमने तो जितने भी प्रश्नों का आंसर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, सबको हल किया है बैठकर। जितना मेहनत वीडियो बनाने में आपके सामने प्रस्तुति देने में लगती है, उसका दूना तीना मेहनत इन प्रश्नों के सही उत्तर को, क्योंकि आप लोग विश्वास करके यहाँ पर जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आए तो वहां पर आप लीड कर लें कि इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर किस कहानी का अंश है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी। ठीक है, इसी तरीके से आपको हल करना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि मानव की रचना है और मूल्य रचना ही उसका मानवत्व है। कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल। कोटेशन पे आप ध्यान दीजिए, कथन पर ध्यान दीजिए कि मूल्य मानव की रचना है और मूल्य रचना ही उसका मानवत्व है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसका कथन है? सही जवाब आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा, ये सवाल आपके लिए नया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अज्ञेय द्वारा कहा गया कथन है कि मूल्य मानव की रचना है और मूल्य रचना ही उसका मानवत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि अज्ञेय को आप कवि के तौर पर देखते हैं, लेकिन अज्ञेय कवि के साथ साथ आलोचक भी थे। उनकी आलोचना दृष्टि भी काफी महत्वपूर्ण रही है, खासतौर से अज्ञेय और मुक्तिबोध की। और संयोग से जिस अध्यापक से आप पढ़ रहे हैं, उन्होंने इन दोनों आलोचकों का तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है। आगे आप लोग जुड़े रहेंगे तो हो सकता है कि मेरी पुस्तक भी दिखाई दे आपके सामने, या फिर अज्ञेय और मुक्तिबोध की आलोचना दृष्टि को लेकर हम कुछ नया आपके सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, हम सही जगह पर जुड़े हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कोटेशन को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि मूल्य मानव की रचना है और मूल्य रचना ही उसका मानवत्व है। किसने कहा था? अज्ञेय ने कहा था। अगला प्रश्न यहाँ पर, निराला हिंदी काव्य के वसंत के अग्रदूत थे। कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, अज्ञेय। तो निराला हिंदी काव्य के वसंत के अग्रदूत थे, यह भी कथन आपके लिए नया हो सकता है, इसको आप अपने कॉपी पर जरूर नोट करिए। इसका जो सही जवाब है, आप बिल्कुल दिमाग दौड़ा रहे होंगे कि आखिरकार क्या होगा इसका सही जवाब। इसका भी सही जवाब है ऑप्शन डी, अज्ञेय ने इस बात को कहा कि निराला हिंदी काव्य के वसंत के अग्रदूत थे। ठीक है, इस कथन को भी ध्यान में रखिए, आपको अज्ञेय के कुछ और कथन यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। अगला प्रश्न है कि जिन्होंने शब्द को नया कुछ नहीं दिया है, वे लीक पीटने वाले से अधिक कुछ नहीं है, भले ही जो लीक वे पीट रहे हैं वह अधिक पुरानी न हो। कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, नागार्जुन, अज्ञेय। ठीक है, तो शब्द को नया कुछ नहीं दिया है, वे लीक पीटने वाले से अधिक कुछ नहीं है, भले ही जो लीक वे पीट रहे हैं वह अधिक पुरानी न हो। ये उपमान मैले हो गए हैं। ठीक है, और देवताओं ने इन प्रतीकों का कूच कर दिया है, इस तरीके से कविता उन्होंने लिखा है। ठीक है ना, तो किसका ये कथन हो सकता है? आप तुरंत वहां तक पहुंच गए होंगे क्योंकि हमने संकेत दे दिया है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अज्ञेय का कथन है। अज्ञेय का ये कथन है कि जिन्होंने शब्द को नया कुछ नहीं दिया है, वे लीक पीटने वाले से अधिक कुछ नहीं है। किसका कथन है? ये भी अज्ञेय का है। अगला प्रश्न है, कविता ही कवि का परम वक्तव्य है। कथन किस कवि का है?
अज्ञे, धूमिल, शमशेर, मुक्तिबोध। कविता ही कवि का परम वक्तव्य है। किसका कथन है? आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा। जी बिल्कुल, इसका भी सही जवाब है ऑप्शन ए, अज्ञे का है। अब आप परेशान हो गए होंगे कि आखिरकार एक पेपर में लगातार अज्ञे से ही संबंधित प्रश्न आ जाएं। बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो कि मानकर चलेंगे कि हाँ इन्होंने अज्ञे ने इस बात को कहा, अज्ञे ने कहा। जब तक आप क्लियरिटी के साथ नहीं जानेंगे आपको लगेगा कि नहीं, लगातार एक ही ऑप्शन थोड़े सही होगा या फिर एक ही व्यक्ति का नाम थोड़े आएगा उत्तर के तौर पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार जिसने भी पेपर बनाया है वो बहुत ही बड़ा अज्ञेय भक्त है। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। लेकिन चूंकि हमें परीक्षाओं में जाना है और ये प्रश्न खुदा न खास्ता कहीं रिवाइज कर गए तो हमारे जो गंभीर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो लीड बना लेंगे, और परीक्षाओं में लीड का कितना महत्व होता है आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, चिंतन प्रसाद ने अधिक किया है, काव्य निराला का श्रेष्ठ है, शब्द का ज्ञान पंत का सबसे सूक्ष्म है, कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, अज्ञे, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ये भी कथन है ऑप्शन बी सही जवाब है, अज्ञे का। तो लगातार अज्ञे से आ रहा है और मुझे लग रहा है कि इस वीडियो का नाम हमें आलोचक अज्ञे दे देना चाहिए। आपको अब आभास होने लगा होगा कि अज्ञे न सिर्फ कविताएं लिखते थे बल्कि आलोचना में भी उनका बड़ा रोल रहा है। इसके पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट में देखा कि प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, निराला पढ़े जाएंगे, पंत से सीखा जाएगा, इस तरीके से कथन आया हुआ था। वो भी किसका था? अज्ञे का ही था। तो प्रिय विद्यार्थियों, अज्ञे के कथनों को आप एक जगह जरूर नोट कीजिए, आगे मैं विशेष तौर पर इस पे बात करूंगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, छायावादी मनोदशा वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वह जीवन जो जिया जाता है उसकी करुणा वास्तविक करुणा नहीं है, कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया मुक्तिबोध, अज्ञे, विजय देवनारायण साई, लक्ष्मीकांत वर्मा। अब यहाँ पर अज्ञे का नाम दिया गया है तो क्या इसका सही जवाब अज्ञे होगा? बिल्कुल नहीं। इसका सही जवाब एक बार फिर से मेरे पीएचडी टॉपिक से आ गया, ऑप्शन सही जवाब है मुक्तिबोध का। यानी कि जो भी पेपर बनाया है वो कहीं ना कहीं अज्ञे और मुक्तिबोध को काफी गंभीरता से पढ़ा है, और यही ट्रिक्स कई बार एग्जाम में पेपर को कठिन कर देती हैं या फिर आसान कर देती हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया कि छायावादी मनोदशा वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वह जीवन जो जिया जाता है उसकी करुणा वास्तविक करुणा नहीं है। यानी कि जब आप छायावादी कवियों को देखेंगे तो इसमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा अपने निजी जीवन को अभिव्यक्त करते हुए इसमें करुणा का प्रयोग किया हुआ है, जिसको मुक्तिबोध वास्तविक नहीं मानते। उनका यह कहना है कि ये केवल कविता लिखने के लिए इस दशा का या फिर रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मुक्तिबोध रचनावली में जब इनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण को पढ़ेंगे तो वहां पर प्रसाद पर भी लिखा है उन्होंने, निराला पर लिखा है, महादेवी वर्मा पर लिखा है, पंत पे, सब पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि यदि भाषा कवि अनुभव और ज्ञान का साधन है तो कविता की भाषा का विश्लेषण करके उसके अनुभव की शक्ति को भी मापा जा सकता है, कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, मलयज, विजय देवनारायण शाही। तो हमें बताना है कि ये किसका कथन है कि यदि भाषा कवि अनुभव और ज्ञान का साधन है तो कविता की भाषा का विश्लेषण करके उसके अनुभव की शक्ति को भी मापा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर आलोचक का भी दायित्व दिखाया गया है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन बी है, नामवर सिंह का यह कथन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रूपवाद का उत्तर स्थूल समाज शास्त्र नहीं बल्कि विषय वस्तु और रूप विधान के द्वंद्वात्मक संबंधों की सारी जानकारी पर आधारित सच्ची मार्क्सवादी आलोचना ही हो सकती है, कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया नामवर सिंह, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन। तो यहां पर आप देख रहे हैं जितने भी नाम दिए गए हैं ऑप्शंस में वो सभी कहीं ना कहीं मार्क्सवादी आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं। मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि आप वैसे प्रश्नों को सही कर पाएंगे जहां पर लिखा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी नहीं है या फिर है। ठीक है, तो इन लोगों का नाम आप अपने दिमाग में रखें। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, नामवर सिंह का। ठीक है, ये कथन किसका है? नामवर सिंह के ऊपर एक आरोप भी लगाया जाता है कि वो रूपवादी आलोचक थे। खासतौर से आप वो किताब पढ़ेंगे कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, तो उसमें जो इन्होंने मुक्तिबोध का मूल्यांकन किया हुआ है या फिर अलग अलग मूल्यांकन किया है
उसमें कहा गया कि ये रूपवादी कविता के नए प्रतिमान नाम की जो पुस्तक है, ठीक है। नई कविता के प्रतिमान अलग आलोचक की पुस्तक है और कविता के नए प्रतिमान वो नामवर सिंह की है। ये अंतर भी आप ध्यान में रखिए, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है सुमेलित वाले में। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, कवियों की अनुभूतियों और कवि के ज्ञान जीवन के तपस्या कुंज से आते हैं, तपस्या कुंज से आते हैं, कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा का प्रस्वेद होती है, कथन का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया आचार्य शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर बताया गया कि कवि की अनुभूतियों और कवि के ज्ञान जीवन के तपस्या कुंज से आते हैं, यानी कि जीवन में जो भी तपस्या करता है वहीं से उसकी अनुभूति और उसका ज्ञान आता है। और कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा का प्रस्वेद है, प्रस्वेद मतलब पसीना एक तरीके से है, जो उसने तपस्या किया है। आप लोगों ने कभी पूजा पाठ के आसपास में बैठा है जहां पर हवन किया जाता है? वो बड़ा ही मुश्किल दौर होता है, गर्मी लगती है और एक तरीके से पसीना भी आता है, आप लोगों ने जरूर महसूस किया होगा। ये कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय ही हो सकते हैं, कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया केदारनाथ सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। इसमें से ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन में सिंह आलोचक लगे हुए हैं, एक में शुक्ल है, तो आपको लगेगा कि चलते हैं इस बार हम शुक्ल जी पे ही ट्राई करते हैं। और बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। और कहां से लिया गया है? कविता क्या है निबंध से। आप लोगों ने इस निबंध को पढ़ा भी होगा और इस चैनल पर सारी चीजें मौजूद हैं, बस आपको इस चैनल पर विश्वास करना है। प्रिय विद्यार्थियों, विश्वास ही तो है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। बाकी यहाँ पर आपको किसी तरीके का मसाला नहीं मिलेगा, किसी तरीके का मनोरंजन नहीं मिलेगा, टू दी पॉइंट सटीक बातें करने की कोशिश की जाती है और पूरा समझाने का प्रयास किया जाता है। अगर वीडियोज लंबी हो तो धैर्य रखकर जरूर देखिए, आपको यही धैर्य आगे सफलता तक पहुंचाएगा। तो किसका कथन हो गया? काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह कथन इतना दूर भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखिए रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अर्थ सौरम्य ही कविता का प्राण है, जिस पद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं वह कविता नहीं, काव्य के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो ये कथन किसका है आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है कि अर्थ सौरम्य ही कविता का प्राण है, जिस पद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं वह कविता नहीं है। कथन किसका हो गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। अष्टछाप के अंतिम 4 कवियों का सही क्रम क्या है? गोवर्धन दास, नंददास, छित स्वामी, चतुर्भुज दास। तो यहाँ पर देखिए गोवर्धन दास नाम का तो कोई नहीं है, गीत यहाँ पर गोविंद स्वामी नाम का जरूर है, लेकिन गोवर्धन दास लिख दिया गया है, ठीक है। देखिए अष्टछाप कवियों के बारे में हमने आप सभी को एक सूत्र बताया, बल्भाचार्य, ठीक है। बल्भाचार्य के शिष्यों में कौन था? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और यहाँ पर विठल नाथ के शिष्यों में कौन था? GNCC, मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। 4 कवियों का नाम दिया गया है, शिष्यों का नाम बल्कि मैं कहूं तो, और चारों का ऑप्शंस में हमें बताना है कि आखिरकार क्या होगा। आप अपना दिमाग लगाइए। सही जवाब हो गया ऑप्शन, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह इत्यादि का नाम दिया गया है। और आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में इस कथन को कहीं न कहीं पढ़ा है। कहीं नहीं पढ़ा होगा तो इस चैनल पे हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में जो MCQ कराए हुए हैं वहां पर सवाल जरूर देखे होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पूछा गया कि बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में आदिकाल को किस नाम से वर्णित किया गया?
तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर भी इस चैनल पर पूरा मैटर आपको मिल जाएगा। पूरी किताब का हमने जिस्ट रख दिया है, बस आपको समय निकाल पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, बच्चन सिंह आदिकाल को क्या कहते हैं। अक्सर सवाल पूछा जाता था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, राहुल शाह कृत्यायन क्या कहते हैं, इस टाइप से यहाँ पर बच्चन सिंह के हवाले से पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है आदिकाल, प्रारंभिक काल, अपभ्रंश काल, वीरगाथा काल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। जहां पर आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस से युक्त प्रवृत्तियों को आधार पर ध्यान में रखते हुए वीरगाथा काल कहा, वहीं भाषा के दृष्टिकोण से अपभ्रंश काल नाम दिया बच्चन सिंह ने। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो सकता है, होगा मतलब अपभ्रंश काल। आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, साधारणीकरण, अभिव्यक्तिवाद। सिद्धांत दिए गए हैं और चिंतकों का नाम है अभिनव गुप्त, भट्टनायक, आचार्य शंकुक, भट्ट लोलट, भरत मुनि। देखिए ये सब प्रश्न लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, बिना इन सब के प्रश्न आए हुए वो परीक्षा पूरी ही नहीं हो सकती है। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर आपने कहा था कि 500 प्रश्नों को हम बताएंगे जो कि प्राय घुमा फिरा कर आते हैं। मैं समय आएगा तो जरूर मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अगर संकेत करता हूं तो उसको जरूर ध्यान में रखिए कि हाँ, एग्जाम के पहले इनको जरूर ध्यान में जाना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बातों ही बातों में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंच गए होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मिलाते हैं कि जो उत्पत्तिवाद है वो किसका हो गया, भट्ट लोलट का हो गया। ए बी का हो गया, आपका बी का हो रहा है 4। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बी का 4। ऑप्शन ए ही इसका क्या हो गया, यहाँ पर सही जवाब हो रहा है। यानी कि अनुमितिवाद किसका हो गया, अनुमितिवाद आपका हो गया शंकुक का। साधारणीकरण जिसके माने जाते हैं वो होंगे भट्टनायक यहाँ पर। और अभिव्यक्तिवाद किसने दे दिया, अभिनव गुप्त ने दिया। और इन सभी को देने का जो मेन यहाँ पर जनक कहें या फिर आधार कहें वो भरत मुनि। अगर भरत मुनि ने रस सूत्र नहीं दिया होता तो शायद ये सारी चीजें आती। तो भरत मुनि का नाम देखिए आपको बहकाने के लिए, भुलवाने के लिए यहाँ पर दिया गया था, आप भूले नहीं। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ए मैंने पहले ही बता दिया है, और जिस बच्चे का ये पेपर है उन्होंने भी यहाँ पर सही किया है। अगला प्रश्न है, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचनाकार है गांधी, अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। यानी कि यूनिट जो 4 है वैचारिक पृष्ठभूमि, वहां से सवाल पूछ लिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक का नाम है व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसका है, फ्रायड, एडलर, इलाचंद जोशी, जुंग। आप देख रहे हैं कि विकल्पों में सिर्फ एक ऐसा विकल्प है जो कि हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है, बाकी सभी यूरोप से हैं। इसका जो सही जवाब है, व्यक्तित्व के प्रकारों का जो सिद्धांत दिया है वो जुंग ने दिया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत भारती को कितने खंडों में बांटा गया है। ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3, 4। भारत भारती को कितने खंडों में बांटा गया है। भारत भारती पर हमने एक वीडियो बनाई हुई शॉर्ट्स नोट्स करके, और उसमें कम समय में बिना पढ़े हुए भी भारत भारती को आप कैसे कवर कर सकते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की है। हमारे पुराने विद्यार्थी जरूर देखे होंगे, नए से मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि वो समय निकाल कर जरूर देखें। आप बार बार मैं समय बोलता हूं क्योंकि मुझे समय का पता है, आप लोगों के पास समय बहुत कम है। भारत भारती कितने खंडों में है, इसका सही जवाब यहाँ पर हो गया ऑप्शन सी, 3 खंडों में है। कौन कौन, प्राचीन, ठीक है, वर्तमान और फिर भविष्य, इस तरीके से उसका सब बांटा गया है। ठीक है ना, तो 3 खंडों में है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं कविता या फिर गीत किस काव्य संग्रह से संग्रहित है। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये महादेवी वर्मा का है। और किस काव्य संग्रह से ये पंक्तियां ली गई हैं, ऑप्शन दिया गया है सांद गीत, नीरजा, दीपशिखा, निहार। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी, नीरजा काव्य संग्रह में ये पंक्तियां संकलित की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। प्रस्तुत कथन किस उपन्यास का है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। अगर कोई पुरुष है उसके अंदर थोड़ा बहुत स्त्री का गुण आ जाता है तो माना जाता है कि महात्मा बन गया, लेकिन नारी में
पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो उल्टा बन जाती है। किस तरीके की बात की गई है और किस रचना से इसका संबंध है? ऑप्शन दिया गया सुनीता, गोदान, शेखर एक जीवनी, कर्मभूमि। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है, गोदान से इसको लिया गया है। आप कहा किसी ने पात्र तो कहा हुआ, लेकिन कथन किसका? ये प्रेमचंद का है। इस चीज को आप ध्यान में रखें, मे भी ये मेहता द्वारा कहा गया हो। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि देवव्रत मास्टर किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, झूठा सच, महिला आंचल, तमस। देवव्रत किस उपन्यास का पात्र है जो कि देवव्रत मास्टर के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, तमस उपन्यास से इनका संबंध है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि कोसी का घटवार कहानी किस पत्रिका में छपी थी? कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी, और उसमें आप देखेंगे गोसाई और लक्ष्मा के प्रेम के बारे में बात की गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल आपको नई दृष्टि देता है कि ये कहानी किस पत्रिका में छपी हुई थी। ऑप्शन दिया गया है कल्पना, संकेत, सारिका, मंच। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्पना नाम की जो पत्रिका थी उसमें कोसी का घटवार कहानी प्रकाशित हुई। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि कल्पना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी और उसके संपादक कौन थे? ये भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कहाँ से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक कौन थे। ठीक है, मैं बस छोटा छोटा लिख दूंगा, आप जान जाए कि जी बिल्कुल आप सही करें। कल्पना उस समय कहानियों को प्रोत्साहित करने में या फिर उनको जगह देने में काफी आगे थी। अगला प्रश्न अंधेर नगरी से रिलेटेड यहाँ पर सवाल है कि अंधेर नगरी के अंकों का सही क्रम क्या है? अंधेर नगरी पर हमने लाइन बाय लाइन आपसे चर्चा की हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया अंकों का सही क्रम, वाह्य प्रांत, शमशान, राजसभा, जंगल, बाजार, अरण्य। तो आप दिमाग में रखिए कि जो भी दृश्य है वो दृश्य किस क्रम के अनुसार है। ठीक है, इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर 6 दृश्य हैं तो सही जवाब इसका हो रहा है ऑप्शन बी, वाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य, फिर शमशान। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया? यहाँ पर सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि निम्न का सही सुमेलन है या फिर सुमेलित है। एक तरफ पात्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ नाटकों का नाम, ककड़ी वाला, चंद्रकला, कर्मवीर, एक और द्रोणाचार्य। तो कौन सा किससे जुड़ा हुआ है हमें यहाँ पर बताना है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये हो गया, यहाँ पर कुछ पात्रों का नाम इधर होना चाहिए था। ठीक है ना, तो हम कर लेते हैं, आप अपने दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा घालमेल हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए ककड़ी वाला का संबंध किससे है? वो आपने पढ़ा होगा कि आगरा बाजार से। एक का 3 हो गया। चंद्रकला का संबंध किससे है? चंद्रकला का संबंध है आपका सिंदूर की होली से। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि कर्मवीर का संबंध किससे है? कर्मवीर का संबंध है बकरी से, और अरविंद का संबंध है एक और द्रोणाचार्य से। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर कूट बन रहा है वो 3 1 2 4, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, नामों को लिखने में इधर उधर कई बार हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि सौंदर्य में रहस्य न हो तो वह एक खूबसूरत चौखटा है। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, मुक्तिबोध। सौंदर्य में रहस्य न हो तो वह एक खूबसूरत चौखटा है, किसका कथन है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, मुक्तिबोध का यह कथन है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं? ऑप्शन दिया गया है अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, गर्दिश के दिन। तो दलित आत्मकथाएं कौन सी हैं? आपके दिमाग में आना शुरू हो गया कि हमने तो बहुत सारी दलित रचनाएं पढ़ी हैं, उसमें अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये दोनों दलित आत्मकथाएं हैं। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन जो यहाँ पर हो रहा है, 1 और 2 यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है ना। मुड़ मुड़ कर देखता हूं जो कि राजेंद्र यादव की है, तो ये तो आत्मकथा के अंतर्गत नहीं रहेगी। गर्दिश के दिन जो कि कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है आत्मकथा, ये भी इसमें नहीं है। इसका जो सही जवाब होना चाहिए था वो 1 और 2 होना चाहिए। ठीक है ना, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 होता तो ऑप्शन ये सही होता। ठीक है ना, इसको आप मतलब उसमें मानकर चलिए कि ऑप्शंस के आधार पर इसमें कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे के दृष्टिकोण से आप जरूर ध्यान रखें कि इस तरीके का प्रश्न आए तो आप कर पाएंगे। अपने अपने पिंजरे किसका है, या फिर मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथाएं, वो सब आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। मोहनदास नय मिश्रा या फिर डॉक्टर धर्मवीर, इन लोगों का नाम आना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है ना। और मुड़ मुड़ कर देखता हूं,
राजेंद्र यादव और गर्दिश के दिन कमलेश्वर की रचनाएं। ठीक, आगे बात करते हैं। आज का जो आखिरी प्रश्न है आपके सामने पूछा है कि अर्दली शब्द किस भाषा से है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रेंच। अर्दली शब्द, अर्दली खासतौर से आपने देखा होगा अधिकारियों के साथ या फिर राजाओं के दरबार में एक पद होता है जिसको कि हम सामान्य तौर पे कह सकते हैं सेवक या फिर चपरासी में भी इसको बोल सकते हैं। उसको अर्दली शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपने संसद की कार्रवाइयों को देखा होगा तो वहां पर एक पूरा देखते होंगे कि लगा होगा कि ड्रेस पहने हुए लोग रहते हैं, कुछ कुछ लाके रखते रहते हैं, वो अर्दली के ही कैटेगरी में है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। अंग्रेजी शब्द का प्रयोग, अंग्रेजी शब्द से बना हुआ है अर्दली। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखिए कि अंग्रेजी का है शब्द अर्दली। किस अनुच्छेद के अनुसार यह कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होंगी? ऑप्शन दिया गया है 346, 348, 349, 350। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में संविधान में हिंदी को राजभाषा के तौर पर मान्यता दी गई है। उसमें अलग अलग अनुच्छेदों में बातें कही गई हैं। यहाँ पर हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होंगी जब तक कि संसद विधि द्वारा और कोई व्यवस्था न की जाए। तो ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 348 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी रहेगी, उसकी जो कार्यवाहियां होंगी अंग्रेजी में होंगी। ये उस जमाने में बात कही गई थी, हालांकि अब वर्तमान समय में आप देखेंगे कि अलग अलग भाषाओं में भी कार्यवाहियां होती हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, यमुना लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया केशवदास, पद्माकर, ग्वाल कवि, मतीराम। तो यमुना लहरी किसकी रचना है? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, ग्वाल कवि की रचना है यमुना लहरी। इसी तरीके से पद्माकर की रचना है गंगा लहरी, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए गंगा के स्थान पर यमुना रख दिया गया है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। चारों सप्तकों का नाम इसमें दे दिया गया है। हमें बताना है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। आपका दिमाग काम करना शुरू कर चुका होगा कि हाँ हमने पढ़ा था ऑप्शन सी, तीसरा सप्तक में इनका नाम दिखाई पड़ता है। देखा जाए तो इसको आप सूत्र के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। हमने अपने चैनल पर तार सप्तक के कवियों को कैसे याद किया जाए उस पर हमने सूत्रात्मक तरीके से आपसे चर्चा की है। हालांकि मैं सूत्रों में उतना विश्वास नहीं करता हूं, फिर भी कुछ चीजें होती हैं जिनको कि याद करना पड़ता है। यहाँ पर हमने आप सभी को एक सूत्र बताया था पीएम वीके, इसके बाद बताया था एसके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी से हो गया प्रयाग नारायण त्रिपाठी, इसके बाद एम से हो गया मदन वात्स्यायन, वी से हो गया विजय देव नारायण शाही, के से हो गया आपका कुंवर नारायण, एस से हो गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहां पर आप देख रहे हैं कि एस से क्या हो गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 5वें नंबर पर हैं। यह भी सवाल पूछा जा सकता है जन्म क्रम के आधार पर, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में आप देखेंगे कि नाम दे दिए जा रहे हैं और फिर नीचे 1 2 3 4 ऐसे दिया जा रहा है। प्रश्न वही रह रहे हैं लेकिन पैटर्न चेंज हो रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, मैं बार बार इस पे जोर देता हूं। प्रश्नों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कंटेंट वही है, लेकिन पूछने का ढंग जो है वो बदल जा रहा है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बहाने आप उनके जो समकालीन या फिर उस सप्तक में जुड़े हुए अन्य कवि हैं उनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आदिवासी स्त्री कहानीकार इनमें से हैं? रोज करकट्टा, फ्रांसिस्का कुजूर, ग्रेस कुजूर, एलिस एक्का। हिंदी की प्रथम आदिवासी स्त्री कहानीकार के बारे में हमें बताना है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, एलिस एक्का नाम की प्रथम आदिवासी स्त्री कहानीकार है। अगला प्रश्न है, अनुभूति और सौंदर्य के लिए बहुतों ने अपना दृष्टिकोण खोया है और जिनके पास कोई दृष्टिकोण ही नहीं था उन्होंने अपनी कला भी खोई है। प्रस्तुत वक्तव्य किस लेखक का है? ऑप्शन दिया गया है रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह,
राम स्वरूप चतुर्वेदी। अनुभूति और सौंदर्य को लेकर नामवर सिंह का एक आप देखेंगे कि निबंध है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, नामवर सिंह। कई जगहों पे लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी बता सकते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो नामवर सिंह का है। संस्कृति और सौंदर्य आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है और उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर ये कथन पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, कल्चर एंड एनार्की किसकी रचना है? टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, मैथ्यू अर्नाल्ड्स, बेनेडिक्टो क्रोचे। तो कल्चर एंड एनार्की, हमने इसके पहले भी प्रैक्टिस सेट में इस तरीके का सवाल पूछा हुआ था। यहाँ पर आपके दिमाग में जरूर आना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है कल्चर एंड अनार्की। अगला प्रश्न है, यूरोप का यह अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद वक्रोक्ति काव्य जीवितम का ही नया रूप या विलायती उत्थान है। यह कथन किसका है? जैसा कि आप लोग कहते हैं कि सर वो 500 आप बता दीजिए प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन 500 में से एक प्रश्न ये भी है, कई बार ये रिपीट किया गया है, रिवाइज किया गया एग्जाम में कि विलायती उत्थान वक्रोक्ति को कहा गया अभिव्यंजनावाद, उसका विलायती उत्थान है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है नगेंद्र, देवेंद्र नाथ शर्मा, निर्मला जैन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये प्रश्न आप एकदम से रट लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रेम के गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। शुक्ल जी ने किस कवि के लिए लिखा है? ऑप्शन दिया गया है ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद। नाम को देखने से यही लग रहा है कि सभी रीति मुक्त कवि यहाँ पर हैं, लेकिन किस कवि के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन था कि प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, घनानंद के बारे में ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्टली आचार्य रामचंद्र शुक्ल का किसी भी एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण रोल है वो आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। इसीलिए हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया है और साथ में इस चैनल पर मुख्य मुख्य कवियों और तथ्यों से संबंधित हमने वीडियो बनाई भी है और उसका प्लेलिस्ट भी है। हमारे पुराने विद्यार्थी जानते भी होंगे। नए विद्यार्थियों के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वक्त इस चैनल पर दीजिए, प्लेलिस्ट इत्यादि जाकर देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। लाभ मिलने के का मतलब है कि आपका मनोबल बढ़ेगा और जब आपका मनोबल बढ़ेगा तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है ये भी आपके चैनल पर मिल जाएगा और हमने भूमिका में, उपन्यासों की भूमिकाओं में इस प्रश्न की चर्चा की हुई है। सवाल पूछा गया कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। यह किस उपन्यास की पंक्ति है? ऑप्शन दिया गया है गोदान, शेखर एक जीवनी, मैला आंचल, वे दिन। अलग अलग उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प में। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? बिल्कुल आपको याद आ गया। सही जवाब है ऑप्शन बी, शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास, उसकी भूमिका में ही इस बात को यहाँ पर कहा गया कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। यहाँ पर वेदना का संबंध दृष्टि से है, यातना का संबंध किसे है? दृष्टा से। ये पंक्ति आपके लाइफ से भी जुड़ी हुई है क्योंकि पढ़ाई भी एक तरीके से वेदना ही है और पढ़ाने वाला एक तरीके से आपको यातना ही देता है। कभी फॉन्ट छोटा हो जाता है, कभी फॉन्ट बड़ा हो जाता है, कभी आवाज कट कट के आती है, कभी आवाज धीमी आती है, कभी बोलते हुए फोटो आता है तो कभी रुक जाता है। तो हर जगह पर आप वेदना और यातना दोनों से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं और शायद इसी का नाम जिंदगी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य को आप अपने जीवन से भी जोड़कर देखिए तो पढ़ने में और आनंद आएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया लीलाधर जगूड़ी, अरुण कमल, धूमिल, राजकमल चौधरी। इसी तरीके से एक आपने वाक्य देखा पिछले प्रैक्टिस सेट में कि कविता ही कवि का परम वक्तव्य है। यहाँ पर सवाल उसी टाइप से कुछ पूछा गया है कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य, किसका कथन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, धूमिल का ये कथन है, उनकी कविता से ही इसको उठा लिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, काठ का सपना कहानी किसकी है? ऑप्शन दिया गया जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, यशपाल। तो काठ का सपना कहानी काफी फेमस रही है।
सही जवाब है ऑप्शन बी, गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी है काठ का सपना। अगला प्रश्न है, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत कल्पना को कितने भागों में बांटता है? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4। तो बड़ा ही टफ है, देखने में छोटा प्रश्न है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो यह प्रश्न बहुत बड़ा हो सकता है। कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत कल्पना को कितने भागों में बांटता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 भागों में बांटता है, अमुख्य कल्पना और गौण कल्पना। उसी में आप देखेंगे कि रम्य कल्पना की भी बात की जाती है। तो कुल मिलाकर कल्पना सिद्धांत किसका है? कॉलरिज का है। आप बिल्कुल आगे के एग्जाम के लिए ध्यान में रखिए, और जो प्रश्न का उत्तर था वो आप अपने मन में रख लिए होंगे। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने किनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा। एक तरीके से व्यंग किया हुआ है कि इनके निबंध में कोई दृष्टि नहीं दिखाई पड़ती है, केवल बातें की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आपने यूट्यूब पर अलग अलग चैनल देखा होगा, वहां पर कोई दृष्टि आपको नहीं दी जाती है, बल्कि बातें की जाती हैं, अपने बारे में बातें की जाती हैं, अपने चैनल के बारे में बात की जाती है, अपने नोट्स के बारे में बात की जाती है। सिर्फ महानता ही आपको दिखाई देती है, वहां पर कोई दृष्टि नहीं दिखाई देती है। तो कहा जा सकता है कि ज्यादातर शिक्षक बातों का ही संग्रह, बातों के माध्यम से ही वो अपनी चीजों को अभी तक जीवित रखे हैं। दृष्टि प्रदान करने वाले बहुत कम आपको अध्यापक मिलेंगे। तो देखिए शुक्ल जी किसके निबंध के बारे में बात किया कि उनके निबंध में कुछ खास बात नहीं है, केवल बातों का संग्रह। आपने इतिहास ग्रंथों में पढ़ा होगा कि बातों का संग्रह कहा है, बातों का संग्रह कहा है, लेकिन क्यों कहा है हमने बता दिया कि शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को थोड़ा सा कम तरह का कहा कि कोई दृष्टि नहीं दिखाई देती जैसे कि इनके निबंधों में दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुद एक अच्छे निबंधकार थे। आप चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 सभी पढ़े होंगे अलग अलग संपादकों द्वारा। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही जवाब था। यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये कथन है, और इस कथन को आप वहां पाएंगे जहां पर आप रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नाम की जो पुस्तक है, उसमें मुझे याद आ रहा है कि पेज नंबर 200 या 210 के बीच में ये कथन आपको मिल जाएगा। मुक्तिबोध पर चर्चा करते हुए उन्होंने दूसरे पेज पर लिखा हुआ है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। तो स्केच बुक आपको समझ में आना चाहिए कि आखिरकार क्या है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए स्केच बुक आती है जिसको देखकर वो पढ़ते हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा है कुछ उसी तरीके का दिखाई दिया है किसको? रामस्वरूप चतुर्वेदी को। तो ये कथन वहीं से लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, अलग अलग रूपों में पूछा गया कि निम्न को प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम में लगाइए। और यहाँ पर दिया गया क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो जैसे ही मैंने इन रचनाओं को पढ़ा आपको लगा कि ये तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं दिखाई पड़ रही हैं जो कि 4 खंडों में बटी हुई हैं, और हम बार बार आपको एक यहाँ पर बताते हैं सूत्र। ठीक है, सूत्र एक निबदस। तो यहाँ पर हो गया क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो सही जवाब हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बाकी प्रकाशन वर्ष आप ध्यान में रखिए कब कब प्रकाशित हुआ है। नहीं भी याद हो रहा है तो ये सूत्र आप अपने दिमाग में परीक्षा तक तो ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, सीढ़ियों पर धूप में संकलित निबंध नहीं है। तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए सीढ़ियों पर धूप में किसकी रचना है और इसमें कौन सा निबंध संकलित नहीं है। निबंधों का नाम दिया गया यहाँ पर लेखक के चारों ओर, दिल बसंत, यहाँ पर दिल्ली बसंत होना चाहिए, हिंदी के एक संपादक से भेंट, उठ जाग मुसाफिर, फिर से। तो इसमें निबंधों को आप देखने पे आप खुद कैच कर लेंगे कि इसमें जो ऑप्शन डी है वो जो निबंध है वो विवेकी राय का है जो कि इस पुस्तक में संकलित नहीं है। विवेकी राय अलग तरीके अलग रचनाकार है और सीढ़ियों पर धूप में अलग रचनाकार की रचना है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। आपके लिए होमवर्क है कि सीढ़ियों पर धूप में
जो रचना है किसकी रचना है। हमारे जो गंभीर विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि कुछ उनको होमवर्क दिया जाए ताकि वो कमेंट्स कर सकें, और आप जरूर उनके कमेंट्स को देखिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इनमें से कौन सा उपन्यास सूरदास पर आधारित है, यानी कि सूरदास के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन दिया गया मानस का हंस, बूंद और समुद्र, खंजन नयन, अमृत और विष। तो देखने से यही लग रहा है कि ये सभी उपन्यास अमृत लाल नागर द्वारा लिखे गए हैं। इसमें सूरदास के जीवन पर आधारित है खंजन नयन, और इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछा जाता है जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। तो हमारे सभी विद्यार्थी इस तरीके से कोरिलेट करके अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि हम कितना भी प्रैक्टिस करें लेकिन कोरिलेट करके जब हम देखेंगे तभी हमारी तैयारी आगे बढ़ेगी। वरना आप देखेंगे कि हर एग्जाम में कुछ न कुछ नए प्रश्न आपको परेशान करने के लिए पूछ ही दिए जाते हैं। कितनी भी तैयारी करके जाइए, नए प्रश्नों का मुकाबला आपको करना पड़ता है और तभी उस एग्जाम की सार्थकता दिखाई पड़ती है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा उपसर्ग फारसी का है। ऑप्शन दिया गया है बद, प्रति, अध। तो फारसी का उपसर्ग, जैसा कि आप जानते हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आकर लगता है और उसके अर्थ में बदलाव कर देता है। हमने हिंदी व्याकरण पर काफी मेहनत करके वीडियो अपलोड की हुई है, आप जरूर देखिए अगर व्याकरण आप मजबूत करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए फारसी उपसर्ग कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन ए बद। जो उपसर्ग है वो फारसी का है। आपने बहुत बार सुना होगा बदकिस्मत। अक्सर आप एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है तो आप बोलते हैं कि मैं बदकिस्मती हूँ। बदसूरत शब्द का प्रयोग आपने सुना होगा, तो ये शब्द इसी बद उपसर्ग से बने हुए हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता कौन है या फिर प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन दिया गया है रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर शंकराचार्य। तो शुद्धाद्वैतवाद की जब भी बात आती है हमारे दिमाग में आता है बल्लभाचार्य। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लेकिन आगे के एग्जाम में रामानुजाचार्य ने किसका किया हुआ है या फिर शंकराचार्य का संबंध किससे। जैसा कि आप जानते हैं कि शंकराचार्य ने जो वाद दिया हुआ था उसी के खंडन में सभी वादों का जन्म हुआ है। ये भी सवाल पूछा जाता है, आगे हो सकता है कि आप किसी भी एग्जाम में देख लें। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया केट मिलर, जर्मन ग्रियर, सिमोन द बोवार या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल। तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स द सेकेंड सेक्स रचना का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन उसी से संबंधित उसी टाइप एक नई रचना यहाँ पर आप देख रहे हैं। किसकी रचना है, आपका दिमाग जरूर यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए केट मिलर नाम की जो लेखिका है उनकी रचना है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है यहाँ पर वजीरा पानी पिला उक्त कथन किसका है। सूबेदार, सूबेदारनी, लहना सिंह, बोधा सिंह। तो छोटा सा वाक्य है, आपके मन में तुरंत आ गया होगा पात्रों को देखने के बाद या फिर जो कथन है उसको देखने के बाद कि ये किस कहानी से लिया गया है। और जैसे ही मैंने इस कहानी का नाम लिखा, इसके राइटर का नाम और उनकी कितनी कहानियां हैं, ये कहानी कब प्रकाशित हुई, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, कौन कौन से पात्र हैं, संवाद योजना, पूरा आपके दिमाग में गूगल की तरह खटखट खटखट आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। ये कथन किसका है। सही जवाब है ऑप्शन सी लहना सिंह द्वारा कहा गया कि वजीरा पानी पिला। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों को बढ़ते वर्ष क्रम में रखिए। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आपको रखना है। ग्रंथ दिए गए हैं राम गीता, दोहावली, सतसई, रामचरितमानस। तो इन ग्रंथों को हमें बढ़ते हुए वर्ष क्रम में रखना है, यानी कि सबसे पहले जो है, फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, इस तरीके से हमें बताना है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी है राम गीता, रामचरितमानस, दोहावली, सतसई। ठीक है, तो इसका सही क्रम हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित पर आधारित है। एक तरफ ग्रंथों का नाम है, दूसरे तरफ रचनाकारों का नाम है। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी के मुसलमान कवि। यहाँ पर ये ग्रंथ हैं और नाम दिए गए हैं ग्रीवस, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, F.E. अखोरी गंगा प्रसाद सिंह। कुछ नाम आपसे परिचित हैं, कुछ नाम आपके लिए नए हो सकते हैं। तो हमें मिलान करना कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है, ग्रीवस करके। अ हिंदी ऑफ लिटरेचर के रचनाकार कौन है, F.E.
हिंदी साहित्य विमर्श के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी के मुसलमान कवि हैं अखोरी गंगा प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। तो जो भी तथ्य आपको नया दिखाई पड़ रहा होगा उसको आप अपने कॉपी पर जरूर नोट कीजिए, जो पुराना है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। सही जवाब क्या हो रहा है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। उक्त कथन किसका है एवं कहां से लिया गया है? ऑप्शन दिया गया मल्लिका आषाढ़ का एक दिन, मंदाकिनी ध्रुवस्वामिनी, बुद्धगुप्त आकाशदीप, मधुलिका पुरस्कार। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्यादातर ऑप्शन में जो रचनाएं हैं या फिर पात्रों का नाम है वो जयशंकर प्रसाद से जुड़ी हुई हैं। एक रचना है जो कि मोहन राकेश की है। तो यहाँ पर कहा गया कि भयानक समस्या है, मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया। किसका कथन है और कहां से लिया गया है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी, मंदाकिनी ध्रुवस्वामिनी नामक जो नाटक है उसमें उसका कथन है, वहां से इसको लिया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहा बेटा, इस हालत में अकेली जाओगी? पिताजी ने फिर मेज पर से आंखें उठाई। उक्त कथन कहां से लिया गया है? झूठा सच, वतन और देश, आधे अधूरे, मैला आंचल, झूठा सच, देश का भविष्य। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि झूठा सच दो विकल्पों में है, ठीक है। एक है वतन और देश से रिलेटेड, दूसरा है देश का भविष्य। तो ये कथन कहां से लिया गया है ये हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, झूठा सच वतन और देश नाम का जो खंड है उससे लिया गया है। क्या कहा बेटा, इस हालत में अकेली जाओगी? पिताजी ने फिर मेज पर से आंखें उठाई। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, यह क्या तुम हो, क्या स्त्री होना पाप है? उक्त पंक्तियां किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया ममता, आकाशदीप, पुरस्कार, पत्नी। तो ये कथन कहां से है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आकाशदीप नाम की जो कहानी है जो कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है, वहीं वहीं से इस चीज को लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि सन 1912 में प्रकाशित कहानी है। ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद की ग्राम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुखमय जीवन, डीपी श्रीवास्तव की पिकनिक, विश्वंभर नाथ शर्मा की रक्षाबंधन। तो ये सभी कहानियां उस दौर की हैं जब हिंदी की पहली कहानी को लेकर चर्चा चल रही थी। उसमें ग्राम कहानी का भी नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी जो है सन 1912 में प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि उसने गंभीर स्वर में कहा, ये सब मकान किसने बनाए? माता हंसी, लोगों ने और किसने? तब ईश्वर ने तो नहीं बनाए। उक्त कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया तमस, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी भाग 1 और 2 यहाँ पर दिया गया है झूठा सच। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, शेखर एक जीवनी भाग 1 से इन पंक्तियों को लिया गया है, या फिर ये कथन वहीं से जुड़ा हुआ है कि उसने गंभीर स्वर में कहा। जो शेखर है अब वो अक्सर आप जानते हैं कि सवाल पूछते हैं, कई लोग उनके सवालों का जवाब देते हैं, कई लोग नहीं देते हैं, इसीलिए उनका विद्रोही स्वभाव इस उपन्यास में सामने दिखाई पड़ता है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। और आज का जो आखिरी प्रश्न है कि मैं वास्तव में कौन हूं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। जो मैं इस मंच पर हूं वह यहां से आकर नहीं हूं, और जो बाहर हूं उक्त अंश है अंधा युग से, आधे अधूरे से, तमस से, अंजो दीदी से। तो ये कथन आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ नाटकों का नाम दिया गया, कुछ उपन्यासों का नाम दिया गया। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है, आधे अधूरे नाटक जो कि मोहन राकेश का हो गया, वहां से इस कथन को लिया गया कि मैं वास्तव में कौन हूं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। मैं कौन हूं अब ये सोचना ही हमने बंद कर दिया है। जो मैं इस मंच पर हूं वह यहां से आकर नहीं हूं, और जो बाहर हूं। उक्त अंश कहां से लिया गया है? आधे अधूरे नाटक से लिया गया है। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट पर कुछ प्रश्नों के बहाने आपसे चर्चा की। उम्मीद है कि अधिकतर प्रश्न आपने कर लिए होंगे, आप उनके उत्तर जानते रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जरूर रहे होंगे जिनके की आंसर आपको मुसीबत खड़े किए होंगे या फिर आपके लिए नए रहे होंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी तरीके से हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।